हेलो, स्वागत है आज के इस सेशन में। मेरा नाम अभिषेक त्यागी है और मैं इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजिस्ट हूँ एसेट प्लस में। तो आज हम बात करने वाले हैं बैलेंस एडवांटेज फंड के बारे में। और इसमें हम आज बात करेंगे वाइट ओक बैलेंस एडवांटेज फंड के बारे में। और इसी पर बात करने के लिए आज हमारे साथ है मिस्टर मनोज जैन जी, हु इज को हेड प्रोडक्ट एट वाइट ओक कैपिटल मैनेजमेंट। सर, स्वागत है आपका एंड बहुत बहुत धन्यवाद आपने एसेट प्लस के लिए टाइम निकाला। Thank you so much, Abhishek, and thank you so much to all the team members of Asset Plus for giving us the opportunity कि हम आप यहाँ पे आके अपने विचार शेयर कर सके आपके पार्टनर्स के साथ। बिल्कुल सर। सर, हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन मैं आपसे यही जानना चाहता हूँ, ये बैलेंस एडवांटेज फंड कैसे काम करता है और इन्वेस्टर को इसमें क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए? श्योर। तो देखिए अभिषेक जी, ये जो कैटेगरी है बैलेंस एडवांटेज फंड, इसको डायनेमिक असेट एलोकेशन फंड भी बोला जाता है इन फंड्स को। तो दोनों कई आप देखोगे कई फंड हाउसेज ने नाम डायनेमिक असेट एलोकेशन रखा हुआ है, कई लोगों ने बैलेंस एडवांटेज रखा है। ज्यादातर बैलेंस एडवांटेज फंड या शॉर्ट फॉर्म में बैफ प्रचलित है। तो इस कैटेगरी में होता क्या है कि मार्केट की वैल्यूएशंस को देखते हुए आप डिसाइड करते हो कि आपको पोर्टफोलियो के अंदर कितना एक्सपोजर इक्विटी का लेना है, कितना एक्सपोजर डेट का लेना है या आर्बिट्राज का लेना है। तो जैसे टिपिकली एक इक्विटी की रेंज होती है 30 to 80%। अब जब मैं 30 to 80 कह रहा हूँ, ये मेरे फंड हाउस की रेंज है। अलग अलग फंड हाउस कोई 30 to 100 भी बोल सकता है इक्विटी रखेंगे, या 0 to 100 भी बोल सकता है, या लेट्स से 20 to 80 भी बोल सकता है। और ज्यादातर आप नोटिस करेंगे 30 to 80 एक प्रचलित रेंज है। तो होता क्या है कि अगर फंड मैनेजर को लगेगा बेसिस ऑन सम वैल्यूएशन पैरामीटर, अब ये भी इंपॉर्टेंट है देखने वाली बात कि सभी फंड हाउसेस अलग अलग वैल्यूएशन पैरामीटर फॉलो करते हैं। कोई पीबी रेशियो फॉलो करता है, कोई मार्केट कैप टू जीडीपी फॉलो करता है, कोई यील्ड रेशियो फॉलो करता है। ये सब अलग अलग पैरामीटर्स है देखने के लिए कि मार्केट की वैल्यूएशन एज कम्पेयर टू लॉन्ग पीरियड एवरेज आज सस्ती है या महंगी है। राइट। तो अगर वैल्यूएशन महंगी लगती है काफी बेस्ड ऑन वेरियस पैरामीटर्स, तो आप 30 या 40% के आसपास इक्विटी रखते हैं प्रोडक्ट के अंदर। बाकी पैसा स्टेबल एसेट क्लास में जैसे कि आर्बिट्राज या डेट में पार्क कर देते हैं, जहां पे आपको अक्रूवल इनकम आती रहती है और इक्विटी में थोड़ा पार्टिसिपेशन मिल जाता है, बट कम रखा है पैसा क्योंकि वैल्यूएशन महंगी है। ओके। इसी तरह से अगर आपके बहुत सारे पैरामीटर्स बताते हैं वैल्यूएशन पैरामीटर कि भाई मार्केट बहुत सस्ती है, जैसे मार्च अप्रैल 2020 में जब कोविड आया तो मार्केट बहुत सस्ती हो गई थी, तो ऐसी सूरत में आप 70%, 75% भी इक्विटी, 80% तक इक्विटी रख सकते हैं, ताकि जब तेजी आए तो आपको पार्टिसिपेशन ज्यादा मिले। तो इन शॉर्ट एक दो लाइन में मुझे बताना हो, ये जो फंड होते हैं ये मार्केट के वैल्यूएशन को देखते हुए इक्विटी कम और ज्यादा करते हैं, और इनका ऑब्जेक्टिव रहता है कि ओवर द फुल मार्केट साइकिल आपको इक्विटी मार्केट में पार्टिसिपेशन मिल जाए, बट ये जो पूरी जर्नी है काफी कम वॉलेटिलिटी के साथ आपको देखने को मिले। ओके। तो जैसे जैसे वैल्यूएशन महंगे होते हैं तो इक्विटी में पार्टिसिपेशन कम होता जाता है, जैसे वैल्यूएशन कम होते हैं तो इक्विटी में एक्सपोजर बढ़ जाएगा। हाँ जी, बिल्कुल अभिषेक जी। ओके ओके। तो सर, आप मेरे को अब वाइट ओक अब आप मेरे को वाइट ओक एएमसी के बैकग्राउंड के बारे में बताइए थोड़ा सा। तो देखिए, एएमसी के बारे में बताने से पहले मैं आपको अपने ग्रुप के बारे में बताता हूँ, बिकॉज काफी सारे अपने हमारे पार्टनर्स के लिए शायद ये एक नया नाम भी हो सकता है। तो जो वाइट ओक ग्रुप है, ये तकरीबन अभी हमें 7 साल के आसपास हो चुके हैं। जून 2017 में ये कंपनी शुरू करी थी हमारे प्रमोटर ने, उनका नाम प्रशांत खेमका है। प्रशांत बिफोर ज्वाइनिंग स्टार्टिंग वाइट ओक, he was part of Goldman Sachs asset management company, and he used to head Goldman Sachs India and global emerging market business. He was the CIO. जैसे गोल्डमैन सैक के कुछ फंड से ग्लोबल गोल्डमैन सैक इंडिया इक्विटी फंड एक्सेट्रा, ही यूज्ड टू मैनेज इट। तो उन्होंने 2007 से लेके 2017 तक गोल्डमैन सैक इंडिया इक्विटी फंड मैनेज किया, और बहुत ही उनकी अगर आप परफॉर्मेंस देखोगे आज भी अवेलेबल है गूगल पे, ब्लूमबर्ग के टर्मिनल्स पे, बहुत ही अच्छा उन्होंने परफॉर्मेंस निकाल के दिया। ओके। और उसके बाद हमने प्रशांत ने कंपनी स्टार्ट करी वाइट ओक कैपिटल 2017 में। एज वी स्पीक राइट नाउ हम तकरीबन 70,000 करोड़ रुपए की इक्विटी मैनेज करते हैं, 70,000 करोड़ रुपीज विद इन ऑलमोस्ट 7 ईयर्स। तो आप समझ सकते हो कि कितनी जल्दी हमने बिल्डअप किया। जो ये 70,000 रुपए की इक्विटी का ब्रेकअप है, तकरीबन आप मान के चलिए 47,000 करोड़ रुपीज हमको फॉरेन इन्वेस्टर्स ने दिया है मैनेज करने के लिए, इंडिया में निवेश करने के लिए। ये फॉरेन इन्वेस्टर्स कौन से होते हैं? जैसे पेंशन फंड, एंडोमेंट फंड, सॉवरेन वेल्थ फंड, अल्ट्रा एचएनआई सिटिंग इन यूरोप, यूएसए, मिडिल ईस्ट एक्सेट्रा। इनको जब इंडिया में पार्टिसिपेट करना होता है तो ये हमको भी पैसा देते हैं। तो आप समझिए, वी आर वन ऑफ द लार्जेस्ट एफपीआई डेडिकेटेड टू इंडिया। ओके। और इंडिया में
तकरीबन हम अभी आज की डेट में 23-24 हजार करोड़ रुपए मैनेज करते हैं वाया पीएमएस, एआईएफ एंड म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड जो बिजनेस है, हमने तकरीबन 2 साल पहले, 20 महीने पहले, अगस्त 2022 में हमने अपनी पहली इक्विटी फंड लॉन्च किया फ्लेक्सी कैप के नाम से। आज की डेट में जब हम बात कर रहे हैं, ओवर द लास्ट 18 मंथ हमने 12-13 एनएफओ जितनी भी की कैटेगरीज है लॉन्च कर दिया, एक अपनी पूरी बास्केट बना दी। टुडे एज वी स्पीक हम 49 लोकेशंस में अवेलेबल है, हमारे ऑफिस हैं, हमारे रिप्रेजेंटेटिव हैं 20 स्टेट में, 49 लोकेशंस में। एंड तकरीबन एसआईपी और एसटीपी मिला के तकरीबन 200 करोड़ रुपए महीने की हमारी एसआईपी एसटीपी हर महीने आती है। तो बहुत ही रिटेल में काम करते हैं, इसीलिए हमने 49 लोकेशन में अपनी ब्रांचेस खोली हैं, एसआईपी पे फोकस करते हैं, और जहां पे भी हमें लगता है वैल्यू एडिशन हम कर सकते हैं, सिर्फ वही प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं एक्टिव स्पेस में। ओके ओके ग्रेट। तो अब हम बात करते हैं व्हाइट ओक बैलेंस एडवांटेज फंड के बारे में। तो आप मेरे को इस पे बताइए कि क्या इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी फॉलो करते हैं इस फंड में। श्योर। तो अभिषेक जी, तो मैं क्या करता हूँ, इसका थोड़ा लंबा आंसर देता हूँ, और अगर आप अलाउ करोगे तो मैं कुछ स्क्रीन शेयर करता हूँ आपके साथ। श्योर श्योर। एंड अभिषेक, जस्ट लेट मी नो वंस माय स्क्रीन इज विजिबल टू यू। या इट्स विजिबल नाउ। तो देखिए, मैं आपको थोड़ी जो पहली 5-6 स्लाइड दिखाऊंगा, इट इज नॉट रिलेटेड टू आवर फंड, बट ये आपको समझने में आसानी होगी कि हम क्या सोच के ये फंड को मैनेज करते हैं, किन लोगों के लिए मैनेज कर रहे हैं, ताकि आपके पार्टनर्स भी डिसाइड कर सके कि ये जो फंड है और वो जो इन्वेस्टर उनके टच में है, ये उसके लिए सूटेबल है भी कि नहीं। ओके। तो ये स्लाइड बताती है कि देखिए, ओवर द लॉन्ग टर्म इक्विटी तेज, मतलब इक्विटी में हमने देखा मार्केट में बहुत रिटर्न बनता है, बट इक्विटी मार्केट इज वॉलेटाइल, हम सबको पता है। एंड द रीजन ऑफ दी वॉलेटिलिटी कैन बी डिफरेंट फ्रॉम टाइम टू टाइम, जिनको प्रिडिक्ट कर पाना हाइंडसाइड में प्रिडिक्ट किया जा सकता है, बाद में होने के बाद ही पता चलता है। बट एक चीज जो सर्टेन है वो है कि मार्केट वॉलेटिलिटी है और हमेशा रहेगी, चाहे रीजन अलग अलग होते रहे। राइट। दूसरी चीज क्या है कि जो भी लोग ऐसा बोलते हैं कि भाई जब मार्केट गिर जाती है बाय कर लो, और जब मार्केट बढ़ जाती है तो बेच दो, यानी कि व्हेन देयर इज ग्रीड इन द मार्केट आपको फियरफुल होना चाहिए, ये सब बोलने में बहुत आसान है, क्योंकि जितनी भी थ्योरीज हैं उसमें ऐसा बोला गया है कि इंडिविजुअल्स आर रैशनल एंड लॉजिकल, बट इन रियलिटी वी ह्यूमंस आर इमोशनल एंड साइकोलॉजिकल। तो लोग बोलते हैं कि जब मार्केट गिर जाती है तो लोग पैनिक में बेच देते हैं, बट द रिवर्स इज ट्रू, बिकॉज लोग बेच रहे होते हैं इसलिए मार्केट गिर रही होती है। राइट। तो ऐसे में ये सब स्ट्रेटजीज एक इंडिविजुअल के लिए फॉलो कर पाना बहुत मुश्किल हो जाता है साइकोलॉजिकली। दूसरा क्या है आपको बताता हूँ, इसी रीजन से ओवर द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम हम देखा कि इक्विटी मार्केट ने बहुत अच्छे रिटर्न दिए हैं। ओके, तो ये सेंसेक्स का सिंस इंसेप्शन रिटर्न है, बहुत अच्छे रिटर्न दिया है। बट जब आप इन्वेस्टर्स की पोर्टफोलियो देखोगे, तो जो लोग पिछले 10 साल, 15 साल, 20 साल, 25 साल से निवेश भी कर रहे हैं, तो वाइल सेंसेक्स ने बहुत अच्छे रिटर्न दिए हैं, म्यूचुअल फंड ने उससे भी ज्यादा अच्छे रिटर्न दिए, बट लोगों के पोर्टफोलियो के रिटर्न उतने अच्छे नहीं है जो इक्विटी मार्केट में पार्टिसिपेट भी करते हैं, बिकॉज ऑफ दिस रीजन ओनली। तो ऐसे में सोल्यूशन आता है कि भाई इस तरह के प्रोडक्ट में पैसा डाला जाए। अब इसमें भी चैलेंजेस हैं, मैं आपको 2-3 स्लाइड और दिखाता हूँ बिफोर कमिंग टू दी मेन प्रोडक्ट कि हम क्या स्ट्रेटेजी फॉलो करते हैं। एक जो चीज समझने की ये है कि मार्केट ओवर द टाइम बढ़ती है, बट इट इज वॉलेटाइल। ठीक है, तो इट इज अपवर्ड मूविंग बट वॉलेटाइल। बट वैल्यूएशन जो है, वैल्यूएशन सिक्लिकल है, बट मीन रिवर्टिंग है, यानी कि कभी महंगी हो जाती है, कभी सस्ती हो जाती है, कभी महंगी हो जाती है, कभी सस्ती हो जाती है। एक और जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है समझने के लिए, कि वाइल वैल्यूएशन मीन रिवर्टिंग है और सिक्लिकल है, बट एक्सपेंसिव मार्केट कैन बिकम इवन मोर एक्सपेंसिव। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि पिछली बार मार्केट 20% बढ़ के गिर गई थी तो इस बार भी 20% बढ़ के गिरेगी, वैल्यूएशन यहाँ से स्ट्रेच भी हो सकती है। करेक्ट। और इसी तरह से चीप मार्केट कैन बिकम चीपर। जैसे जब मार्च 2020 में कोविड आया, तो फर्स्ट 2 वीक में मार्केट में गिरावट आई, तो मार्केट काफी सस्ती हो गई, लेकिन उसके बाद भी गिरावट आती रही और 23 मार्च तक मार्केट गिरती रही। तो चीप कैन बिकम इवन मोर चीपर। तो ये बातें भी अपने को ध्यान रखनी कि अगर हम कोई फॉर्मूला फॉलो भी करते हैं, तब भी ये सब चैलेंजेस हैं कि लेंथ ऑफ दी मार्केट साइकिल कैन वेरी। फॉर एग्जांपल, जब कोविड आया तो एक महीने में मार्केट 38% गिरी, और आने वाले 6-7 महीने में रिकवरी भी कर गई, बहुत छोटा मार्केट का साइकिल बना। लेकिन 2010 से लेकर 2013 का साइकिल 3 साल का था, 3 साल लग गए मार्केट को वापस अपने लेवल को अचीव करने में। तो लेंथ ऑफ द साइकिल कैन बी डिफरेंट, एंड द एक्सटेंड ऑफ ओवर वैल्यूएशन एंड अंडर वैल्यूएशन कैन बी वेरी डिफरेंट। ये भी अपने को ध्यान में रखना है। तो इन शॉर्ट जो अभी तक हमने डिस्कस किया वो ये सब बातें हैं कि इक्विटी मार्केट वॉलेटाइल थी और अभी भी रहेगी। लोकल एंड ग्लोबल इवेंट विल इंश्योर कि मार्केट में कुछ ना कुछ होता रहेगा, मार्केट की साइकिल बनती रहेगी। मार्केट की जो वैल्यूएशन है वो मीन रिवर्टिंग है, सिक्लिकल है, बट
expensive market can become even more expensive, cheap can become cheaper, and it sounds very logical and simple to allocate more money जब लोग बेच रहे हो, हाँ, और जब लोग खरीद रहे हो उस समय कम डालो, लेकिन बिकॉज ऑफ ग्रीड एंड फियर ये करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाता है, और फिर टैक्सेशन का एंगल आ जाता है, ट्रांजेक्शन कॉस्ट लग जाते हैं, और एज एन इन्वेस्टर उन लोगों के पास इतना टाइम भी नहीं होगा डे टू डे बेसिस पे इस सब चीजों को ट्रैक कर सके। तो अब इसका सोल्यूशन क्या है? तो इसका सोल्यूशन हमको लगता है, अब आते हैं हमारे प्रोडक्ट पे, हमको लगता है प्रोडक्ट लाइक वाइटो कैपिटल बैलेंस एडवांटेज फंड कैन बी वन सोल्यूशन। ये प्रोडक्ट क्या करेगा, जब मार्केट गिरेगी तो हम इक्विटी एलोकेशन बढ़ा देंगे, और जब मार्केट बढ़ेगी तो इक्विटी एलोकेशन हम कम कर देंगे। कैसे करते हैं, क्या पैरामीटर है, अगली 4-5 स्लाइड से मैं आपको दिखाता हूँ, और लास्ट में एक स्लाइड में दिखाऊंगा कि अभी तक की जर्नी हमने कैसी परफॉर्मेंस डिलीवर करी है पिछले 14-15 महीने से जब से हमने प्रोडक्ट लॉन्च किया है। तो जैसे मैंने बताया, प्रोडक्ट बाय लो सेल हाई प्रिंसिपल पे काम करता है, मार्केट की वैल्यूएशन को देखते हुए इक्विटी और डेट के लेवल मेंटेन करता है। हमारे इक्विटी लेवल कैन बी बिटवीन 30 to 80%, यानी कि मार्केट अगर बहुत चीप होगी तो वी विल बी क्लोजर टू 30% 80%, और जब मार्केट बहुत महंगी होगी तो वी विल बी क्लोजर टू 30%। हम डेली बेसिस पे मॉनिटरिंग करते हैं, जैसे कल अगर मार्केट काफी गिर गई थी तो कल हमने इक्विटी बढ़ा लिया होगा, और परसों अगर मार्केट बढ़ गई थी तो हमने परसों इक्विटी शायद थोड़ा कम कर लिया होता। ऐसे में एक और चीज ध्यान रखने की ये है कि जो रीबैलेंसिंग हम करते हैं, हम हेजिंग का यूज करते हैं, आर्बिट्राज का यूज करते हैं। इसका मतलब क्या है कि कभी भी हमें 65% से कम इक्विटी रखने की अगर जरूरत पड़ती है तो हम 65% इक्विटी खरीदते हैं, और अगर अपना मॉडल बताता है, हमारा मॉडल बताता है कि भाई वैल्यूएशन फेयर वैल्यू पे है, आपको 50% पे इक्विटी होना चाहिए, तो 65% हम इक्विटी बाय करते हैं, 15% पोर्टफोलियो को हम हेज कर लेते हैं, यानी कि आर्बिट्राज पोजीशन क्रिएट कर देते हैं, यानी कि एक जो स्टॉक हमने खरीदा होता है उसके अगेंस्ट वही उसी का फ्यूचर बेच देते हैं। तो नेट इक्विटी लेवल हमारा वो पहुंच जाता है 50-55% जो हम रखना चाहते हैं, बट टैक्सेशन के पर्सपेक्टिव से एज पर प्रिवेलिंग टैक्सेशन जो 65% से ऊपर डोमेस्टिक इक्विटी रखना होता है, हम वो हमेशा एट ऑल पॉइंट ऑफ टाइम मैनेज करते हैं, ताकि कोई भी इन्वेस्टर जिस फंड में डालेगा और लेट से 1 साल के बाद 3 साल के बाद निकालेगा, उसको इक्विटी का टैक्सेशन ही एप्लीकेबल होगा एज पर प्रिवेलिंग टैक्स लॉ। तो ये हो गई ब्रॉडर लेवल की बात। अब आता है अगला क्वेश्चन कि वो कौन से पैरामीटर्स हैं जिसके बेसिस पे हम ये डिसाइड करते हैं कि मार्केट महंगी है या सस्ती है। करेक्ट। तो हम 2 की पैरामीटर्स पे काम करते हैं, वैसे और भी पैरामीटर्स है जिनको हम ओवरले बोलते हैं, बट उसके बारे में डिटेल में डिस्कशन फिर कभी करेंगे, नहीं तो बहुत लंबा सेशन हो जाएगा। मैं आपको 2 की पैरामीटर्स बताता हूँ। पहला है एडजस्टेड प्राइस टू बुक रेशियो। तो प्राइस टू बुक रेशियो हम सब जानते हैं कि जब बढ़ता है तो मार्केट महंगी हो रही है, घटता है तो मार्केट सस्ती हो रही है, लेकिन ये एडजस्टेड का मतलब क्या है? एडजस्टेड फॉर ROE, यानी कि रिटर्न ऑन इक्विटी। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए आज मार्केट का प्राइस टू बुक रेशियो 4 और 10 साल पहले भी 4 था, तो कीपिंग ऑल थिंग कांस्टेंट हम कह सकते हैं भाई मार्केट मोटा मोटा अपने 10 ईयर वाली वैल्यूएशन पे ट्रेड कर रही है। लेकिन अगर मैं आपको एक एडिशनल इंफॉर्मेशन दूं कि आज जब मार्केट का प्राइस टू बुक रेशियो 4 है, तो आज स्ट्रक्चरली मार्केट में रिटर्न ऑन इक्विटी 15% बन रहा है। लेकिन जब 10 साल पहले 4 था, उस समय रिटर्न ऑन इक्विटी 10% था। तो keeping all things constant, today's 4 PB with 15% ROE is much cheaper as compared to 10 years back 4 PB with 10% ROE. तो हम एक रेशियो ये देखते हैं, और दूसरा रेशियो देखते हैं हम यील्ड रेशियो। इसका भी मैं एक्सप्लेन करता हूँ। काफी सारे लोग पी रेशियो देखते हैं आइसोलेशन में। जैसे पीबी रेशियो शुड ऑलवेज बी लुक्ड एट इन कंजक्शन विद ROE, इन दोनों को साथ में देखना चाहिए। इसी तरह से हमारा मानना है पी रेशियो या अर्निंग यील्ड बेसिकली रिवर्स होता है पी रेशियो का। ये जो रेशियो है ये हमेशा जीसेक यील्ड के साथ देखना चाहिए। मैं इसका भी एक एग्जांपल देता हूँ आगे चलने से पहले। अगर हम ये बोले कि भाई 25 का पी था मार्केट का और गिर के 20 हो गया, तो कीपिंग ऑल थिंग कांस्टेंट हम कह सकते हैं भाई मार्केट थोड़ी सस्ती हो गई, इक्विटी बढ़ा दो। बट अगर मैं आपको एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन दूं कि जब मार्केट का पी रेशियो 25 से गिर के 20 हो गया, उसी पीरियड में जीसेक यील्ड 6% से बढ़ के 9% हो गए, तो अब क्या आप इक्विटी बढ़ाओगे या डेट बढ़ाओगे? क्योंकि अगर जीसेक यील्ड 9% पे अवेलेबल है और कोई AAA कंपनी 10% पे अवेलेबल है और कोई बहुत ही अच्छी AA कंपनी, मैं एग्जांपल से कह रहा हूँ, जैसे कोई टाटा ग्रुप कंपनी AA है और 11% पे अवेलेबल है यील्ड पे, तो आई थिंक इट मेक्स मोर सेंस टू अलोकेट मोर मनी एट 11% डेट, क्योंकि वो काफी सेफ है एज कम्पेयर टू इक्विटी। मतलब आपने ऐसा कुछ मैंडेट नहीं है कि जो रिटर्न कमाना है वो इक्विटी से कमाना है, अगर सेफर एवेन्यू से आपको ज्यादा मिल सकता है। तो ये एक रिलेटिव अट्रैक्टिवनेस देखता है ये रेशियो बिटवीन डेट एंड इक्विटी। तो हम कैसे इसको एग्जीक्यूट करते हैं इस ग्राफ से मैं आपको बताता हूं। तो आप देखिए ये जो ब्लू लाइन है ये एट वेरियस पॉइंट ऑफ टाइम
एडजस्टेड प्राइस टू बुक रेशियो बताता है ओवर द लास्ट 10-13 ईयर्स। और ये जो ग्रीन लाइन है, ये ग्रीन लाइन बताती है कि पिछले 10 साल की एवरेज क्या थी एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। तो हम क्या करते हैं, करंट पीबी रेशियो को लॉन्ग पीरियड एवरेज से कंपेयर करते हैं। जैसे आप देखोगे अपने लॉन्ग पीरियड एवरेज के आसपास ट्रेड कर रहा है पीबी रेशियो। जब ये रेशियो बहुत नीचे चला जाता है अपने लॉन्ग पीरियड एवरेज से, जैसे कोविड के टाइम पे चला गया था, तो हम इक्विटी कम करने के संकेत मिलते हैं हमें। और जब ये बहुत ऊपर चला जाता है, जैसे अभी अक्टूबर 2021 में चला गया था, तो हमें पता चलता है मार्केट बहुत महंगी हो गई है भाई, 30-35-40% इक्विटी रखो। इसी तरह से यील्ड रेशियो की बात करें, विच इज जीसेक यील्ड डिवाइडेड बाय अर्निंग यील्ड, जब ये रेशियो अपनी लॉन्ग पीरियड एवरेज से ऊपर होता है तो ये रेशियो बताता है भाई थोड़ा कम करो इक्विटी में। तो हमारी रेंज अगर 30-50% है और ये दोनों ही रेशियो अगर अपने सेंटर पॉइंट पे है तो हम 55% पे होंगे। जैसा इन दोनों ग्राफ को देख के आपको लगता है, हम टिपिकली 50-50% वेटेज देते हैं दोनों रेशियो को। तो आप ये 30th अप्रैल का डेटा है, तो आप देखोगे मोटा मोटा ये अपनी लॉन्ग पीरियड एवरेज के आसपास थे। तो आप हमारा जब इक्विटी लेवल देखोगे 30th अप्रैल का, तो हम 55% के आसपास थे। तो क्योंकि ये भी अपने सेंटर के आसपास है तो हम भी अपने मिडिल पॉइंट के आसपास। अगर ये दोनों रेशियो बहुत नीचे होते तो हम भी क्या कहते हैं 70s में होते, और बहुत ऊपर होते तो हम 30s में होते। अब मैं आपको दिखाता हूँ, जब हमको बेसिक फंडामेंटल ये सब कुछ पता चल गया तो कैसे हमने अभी तक ये फंड हमने लॉन्च किया था फेब 2023 में, आज से 14-15 महीने पहले। अब मैं आपको लास्ट 3 स्लाइड दिखा रहा हूँ कि अभी तक ये फंड ने कैसे इस स्ट्रेटेजी को एग्जीक्यूट किया और उसके क्या रिजल्ट आए। उससे आई थिंक काफी पिक्चर क्लियर हो जाएगी। मैं माफी मांगता हूँ अभिषेक जी, मैंने बहुत लंबा टाइम ले लिया आपका, बट आई थिंक 2-3 स्लाइड में। बिल्कुल बिल्कुल। तो अब ये देखिए, ये वाली जो स्लाइड है ये बताती है कि एट वेरियस पॉइंट ऑफ टाइम, ये मंथली डेटा है, हमारा जो प्रोडक्ट है बैलेंस एडवांटेज फंड, वाइट ऑफ बैलेंस एडवांटेज फंड, उसका इक्विटी लेवल क्या था, नेट इक्विटी लेवल, नेट ऑफ आर्बिट्राज। तो आप देखिए जब हमने प्रोडक्ट लॉन्च किया फेब 2023 में, मार्च 2023 में मार्केट बहुत नीचे के लेवल पे थी। आपको याद है उस समय काफी सारे ग्लोबल क्राइसिस हो रहे थे, तो हमारे प्रोडक्ट की इक्विटी लेवल 60% के आसपास थे। फिर वहां से मार्केट आप देखिए जो ब्लू लाइन है बढ़ती गई, तो हम भी अपना इक्विटी लेवल कम करते गए। जो इसका प्रिंसिपल है कि अगर बढ़ती जा रही है वैल्यूएशन तो आप इक्विटी कम करते जाओ। हम पहुंच गए 50% इक्विटी पे अगस्त 2023। फिर वहां से मार्केट में थोड़ी गिरावट आई, अर्निंग भी इंप्रूव हुई। तो एक तरह से अर्निंग इंप्रूव हुई तो मार्केट को बढ़ना चाहिए था, बट मार्केट नहीं बढ़ी, तो उससे आपका वैल्यूएशन सस्ती हो गई। और दूसरा मार्केट भी नीचे चलेगी तो और मार्केट सस्ती हो गई, तो हमने 56 पे पहुंच गए। एज वी स्पीक राइट नाउ अर्निंग भी बढ़ती गई है, मार्केट भी बढ़ती गई है, इन लाइन विद मार्केट बढ़ी है अर्निंग के। तो हम आज की डेट में 55% इक्विटी पे है, जो कि बताता है मार्केट एवरेज वैल्यूएशन के आसपास है, जो कि हमारे रेशियोज भी बताते हैं। इसको सही तरीका देखने का ये है कि इसको हमारे इक्विटी वैल्यूएशन इंडेक्स के अगेंस्ट आप देखिए। जो इक्विटी वैल्यूएशन इंडेक्स है वो बेसिकली जो हमने 2 पैरामीटर्स देखे उसी को जोड़ के हम बनाते हैं कि मोटा मोटा ये वैल्यूएशन इंडेक्स कहाँ पे है। तो जब ये बहुत ऊपर चला जाता है तो हम इक्विटी कम कर लेते हैं, जब ये नीचे चला जाता है तो हम इक्विटी बढ़ा लेते हैं। तो आप देख सकते हो ये एकदम मिरर इमेज है, बाय लो सेल हाई जो हम बोलते हैं वो ग्राफ में भी आपको दिखता है। अब लास्ट चीज आती है कि ये सब करके हमने क्या अचीव करी। दिस इज द लास्ट स्लाइड कि भाई ये तो सब कुछ कर रहे हो, बाय लो सेल हाई, डेली मॉनिटरिंग, इक्विटी बढ़ गई तो काट दिया, इक्विटी गिर गई तो बढ़ा दिया, इससे अचीव क्या हो रहा है। तो आप देखिए अभिषेक जी, ये पिछले 14 महीनों का मंथली रिटर्न है। मैं समझता हूँ कि आइडियली हमको 3 साल, 5 साल, 7 साल के रिटर्न के ऊपर बात करनी चाहिए, बट चैलेंज क्या है कि हमारे फंड को अभी 14 ही महीने हुए हैं, तो मैं आपको सिर्फ 14 महीने का ही परफॉर्मेंस दिखा पाता हूँ। तो आप देखिए इन लास्ट 13-14 months there are 3 months when equity market has delivered negative return. But this product, because of the fact कि हम इक्विटी कम और ज्यादा करते रहते हैं, महंगी मार्केट में कम कर देते हैं, इक्विटी सस्ती में बढ़ा देते हैं, only in 1 month we delivered negative return, and that to the extent of only 0.9%, much lesser than Sensex was. And जब आप इसको पूरे साइकिल में देखते हो 14 महीने की, तो वी हैव बीन एबल टू डिलीवर वेरी गुड पार्टिसिपेशन इन सेंसेक्स। इस पीरियड में जो हमारी एवरेज इक्विटी एक्सपोजर रहा, कभी 60 रहा, कभी 50 रहा, हमारा एवरेज इक्विटी एक्सपोजर तकरीबन 55% रहा। तो आप ऐसा सोचिए, विद ओनली 50-55% इक्विटी वी हैव बीन एबल टू डिलीवर वेरी हाई पार्टिसिपेशन इन इक्विटी मार्केट। और इस दौरान जो वॉलेटिलिटी आती है इक्विटी मार्केट में, काफी हद तक हमने कम कर दी, क्योंकि हमारे प्रोडक्ट का बीटा खाली 0.46 है एज कंपेयर टू सेंसेक्स। आप जानते हैं जिनका बीटा 1 होता है तो इसका मतलब वो सेंसेक्स के आसपास ही मूव करते हैं, जिनका बीटा 0.5 है सेंसेक्स से आधी वॉलेटिलिटी पे ऑपरेट करते हैं। तो विद लेस देन हाफ दी वॉलेटिलिटी इन टर्म्स ऑफ बीटा
वी हैव बीन एबल टू डिलीवर वेरी गुड पार्टिसिपेशन। इसको अगर स्टैंडर्ड डेविएशन से भी कई लोग देखना चाहते हैं तो इस पीरियड में सेंसेक्स का स्टैंडर्ड डेविएशन 10% से भी ज्यादा रहा, हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन कुछ 5.4% ही रहा, तो ऑलमोस्ट आधा। तो इन शॉर्ट, इफ आई हैव टू सम अप एवरीथिंग व्हाटएवर वी डिस्कस, ये जो प्रोडक्ट है हमारा वाइटो कैपिटल बैलेंस एडवांटेज फंड, हमारी कोशिशें क्या है कि ओवर द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम निवेशकों को इक्विटी मार्केट में एक अच्छा पार्टिसिपेशन दे दे। बट ये जो जर्नी है अगले 3-5 साल की, उसमें काफी सारी उतार चढ़ाव आते हैं सेंसेक्स में, इक्विटी मार्केट में, बिकॉज ऑफ ग्लोबल एंड लोकल रीजन। उन उतार चढ़ाव में उस वॉलेटिलिटी को हम कम कर दे, ओके तो पार्टिसिपेशन दे दे बट विद लेट्स से हाफ ऑफ दी वॉलेटिलिटी। और पिछले 14 महीनों में कुछ हद तक हम ये डेमोन्स्ट्रेट कर पाए हैं, एंड वी आर होपफुल आगे भी जैसे जैसे साल बीतेंगे तो आप यही चीज और लंबी साइकिल में देख पाओगे। ओके ओके। तो जैसे आपने ये डेटा दिखाया, क्या ये कह सकते हैं कि कम रिस्क लेकर आपको रिटर्न समहाउ इक्विटी वाले मिल सकते हैं? ऐसा मिल सकता है, लेकिन उसके लिए आपको फुल मार्केट साइकिल तक वेट करना पड़ेगा। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, अब मान लीजिए हम आज की डेट में 55% इक्विटी पे है राइट। और कल मार्केट 20% ऊपर चली जाती है ना। कोई ऐसा इवेंट होता है, अब जैसे इलेक्शन तो हमारे पीछे हो गया, मान लीजिए इलेक्शन में कुछ ऐसा रिजल्ट आता कि 20% मार्केट ऊपर जाती। अब क्योंकि हमारे पास 55% इक्विटी है, तो हम उस 20% में 55% ही पार्टिसिपेट करेंगे, तो हमारी एनएवी मोटा मोटा 11-12% ऊपर जाएगी, मतलब मोटा मोटा डिस्कशन के लिए। अब उस दिन आप देखोगे एक दिन में तो हम पार्टिसिपेशन नहीं दे पाएंगे सेंसेक्स में। उसका उल्टा भी है कि अगर मार्केट 20% गिर जाती है तो हम 55% हमारे निवेशित है, उस एक दिन में शायद हम 10-11% गिरेंगे, है ना। तो क्या होगा, ऐसे भी कभी कभी दिन आएंगे जब इक्विटी मार्केट बहुत तेजी से बढ़ेगी, क्योंकि हम 100% तो इन्वेस्टेड है नहीं, उन दिनों में उन महीनों में हम थोड़ा कम पार्टिसिपेशन देंगे। बट आपको भी पता है हर दिन तो मार्केट बढ़ती नहीं रहेगी, हर दिन महीने तो बढ़ती नहीं रहेगी, तो जैसे साइकिल बढ़ेगी 3-5 साल होते हैं तो हाँ, काफी अच्छा पार्टिसिपेशन इक्विटी में मिल जाता है फुल मार्केट साइकिल के अंदर आपको। तो अगर बात करें यूजुअली क्या नेट इक्विटी लेवल आप मेंटेन करते हैं और क्या आर्बिट्राज पोजीशन आप मेंटेन करते हैं, और फ्यूचर में हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, कितना मेंटेन रहेगा हमारा नेट इक्विटी लेवल? तो देखिए, जो 80% है, ये 30% है, ये तो एक्सट्रीम्स है। ये ये बहुत रेयर कभी आते हैं, मे बी 1 in 5 ईयर इन एक्सट्रीम पे आप जाते हो कि मार्केट बहुत ही महंगी हो गई या बहुत ही सस्ती हो गई। अदरवाइज जो टिपिकली रेंज जिसमें ऑपरेट किया जाता है वो है मान लो 45% से 65%। ये एक फेयर रेंज है जहाँ पे ज्यादातर टाइम आप देखेंगे फंड ऑपरेट करेगा। कभी बहुत सस्ती रहेगी तो आप 70s में पहुंचते हैं, और कभी बहुत महंगी हो जाएगी तो आप 30s में पहुंचते हो। तो एक 55% के आसपास या 50 से 55% आप देखोगे एवरेज, लॉन्ग पीरियड एवरेज इस तरह के प्रोडक्ट में निकल के आएगी इक्विटी की। कभी कभी 70 भी जाएंगे, कभी 30-35 भी जाएंगे, बट एवरेज 50-55 के आसपास निकल के आएगी। अब इसका मतलब क्या है कि अगर 50% की एवरेज इक्विटी रहने वाली है तो ऑन एन एवरेज हम क्या करेंगे, 65 या 67% हम इक्विटी में डाल के रखते हैं पैसा, क्योंकि आपको पता है इक्विटी डिडक्शन लेने के लिए आपको मिनिमम 65% निवेशित रहना पड़ता है डोमेस्टिक इक्विटी में। अब 65 का नंबर को मेंटेन करने के लिए हम 67-68% हमेशा डाल के रखते हैं, ताकि मार्क टू मार्केट की वजह से कभी नीचे ना चला जाए। तो अगर हमने 68% इक्विटी रखा एवरेज और हमको 50 मेंटेन करना है, तो एवरेज 18% हम आर्बिट्राज यूज करते हैं, यानी कि स्टॉक्स के अगेंस्ट उनका फ्यूचर बेच देते हैं और हेज कर लेते हैं पोजीशन को। तो मोटा मोटा 50% आप मान के चल सकते हो एवरेज नेट इक्विटी, अनहेज्ड इक्विटी भी बोलते हैं जिसको, और 17-18% आप मान के चल सकते हो आर्बिट्राज पोजीशन, जिसको हेज पोजीशन भी बोलते हैं। ओवर द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम ये एवरेज बैठनी चाहिए। एंड रिमेनिंग विल बी इन डेट। रिमेनिंग विल बी इन डेट। हमारा जो डेट भी हम रखते हैं एटलीस्ट एट वाइटो, वो आप ऑब्वियसली आपके पार्टनर्स हैं जो भी बैलेंस एडवांटेज को कंसीडर करना चाहते हैं अपने निवेशकों के लिए, वो चेक कर सकते हैं। बट हमारा जो हम डेट मैनेज करते हैं, हम बहुत शॉर्ट टू मीडियम टर्म ड्यूरेशन के अंदर ऑपरेट करना चाहते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम, यानी कि 1 to 4 ईयर ड्यूरेशन के अंदर हम ऑपरेट करना चाहते हैं। और जो अंडरलाइन पेपर क्वालिटी है वो भी हम बहुत ही हाई क्वालिटी की रखना चाहते हैं, जहाँ पे ज्यादातर पैसा हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पेपर्स में या फिर AAA रेटेड, बहुत हाई क्वालिटी AAA रेटेड में, CPCD में ज्यादातर निवेश हम वहाँ पे करते हैं। ओके ओके ग्रेट। सो सर, हम इसके बारे में बात करते हैं, इसका टैक्सेशन कैसे होता है, तो आप मुझे बताइए वाइटो बैलेंस एडवांटेज फंड का कैसे टैक्स लगता है? तो इसका जो टैक्सेशन है वो एज पर प्रिवेलिंग टैक्स लॉज, अभी आगे फ्यूचर में चेंज होगा तो वो हमें दोबारा समझना पड़ेगा, बट एज पर प्रिवेलिंग टैक्स लॉज दिस scheme is categorized as equity taxation scheme, equity related scheme, because at all point of time including arbitrage हम minimum 65%
इन्वेस्टेड रहेंगे इक्विटी एंड इक्विटी ओरिएंटेड इंस्ट्रूमेंट में जिसमें आर्बिट्राज किया जाता है। ओके तो यस, इसका मतलब ये है कि कोई इन्वेस्टर इन्वेस्ट करता है मोर देन 1 ईयर के लिए, 3 साल, 5 साल, 10 साल या 13 महीने में, कभी भी वो निवेशित पैसा वापस निकालता है, तो जो भी उनका गेन होगा उसमें पहला 1 लाख रुपए टैक्स फ्री है, अज्यूमिंग उनका कोई और कहीं से गेन नहीं आ रहा इक्विटी। पहला 1 लाख रुपए टैक्स फ्री हो जाएगा। उसके बाद जो भी गेन होगा उसके ऊपर उनको 10% टैक्स देना होगा, प्लस सरचार्ज प्लस सेस, अगर एप्लीकेबल है तो उनको सरचार्ज। तो 10% प्लस सरचार्ज प्लस सेस आपको टैक्स देना पड़ेगा मोर देन 1 लाख कैपिटल गेन के लिए एक कैलेंडर ईयर के अंदर, एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर। ओके ओके। एंड अगर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है, अगर 1 साल से पहले बेचते हैं तो 15% टैक्सेशन लग जाएगा। 15% प्लस सरचार्ज प्लस सेस इफ एप्लीकेबल सरचार्ज। ओके, तो अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, 1 साल से ज्यादा होल्ड करते हैं तो 10% कैपिटल गेन, और अगर 1 साल से पहले बेच देते हैं तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन एट द रेट 15%। हाँ जी। ओके ओके। तो अब आप इसे मुझे बताइए, क्या व्हाइट ओक बैलेंस एडवांटेज फंड में हम SWP कंसिडर कर सकते हैं? हाँ जी, बिल्कुल। देखिए, जितने भी कंजर्वेटिवली मैनेज हाइब्रिड स्कीम्स है, तो कई सारी स्कीम्स होती है बहुत एग्रेसिवली मैनेज होती है। जैसे फॉर एग्जांपल ऑल द इक्विटी स्कीम्स आर एग्रेसिव बिकॉज ऑफ द फैक्ट अंडरलाइंग एसेट इटसेल्फ इज अ कैपिटल। यहाँ पे जैसे आप देख पा रहे हो, ये ऐसा तो नहीं है कि उतना स्टेबल है जितना डेट होना चाहिए, क्योंकि 100% पैसा डेट में तो डल नहीं रहा। Right. उतना एग्रेसिव भी नहीं है जितना एक इक्विटी स्कीम हो जाती है कभी कभी, क्योंकि बहुत वोलेटाइल हो सकती है इक्विटी मार्केट। तो ये एक बैलेंस बना के रखता है। उसमें भी जैसे अभी हमने डिस्कस किया, फर्दर वॉलेटिलिटी को कम करने के लिए हम इक्विटी लेवल कम और ज्यादा करते रहते हैं। भाई वैल्यूएशन महंगी है तो कम कर लो, एंड वाइस वर्सा। हेंस ये इस तरह के जो प्रोडक्ट है व्हाइट ओक कैपिटल बैलेंस एडवांटेज में एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन हो सकता है ऐसे निवेशकों के लिए जो निवेश करना चाहते हैं लॉन्ग टर्म के लिए, और एक मॉडरेट रेट से मंथली बेसिस पे SWP करना चाहते हैं। तो हाँ, उनके लिए बहुत अच्छा टैक्स एफिशिएंट ये तरीका हो सकता है। और अगर वो मान लीजिए कुछ भी जैसे FD में उनको जो भी आज रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है, मान लीजिए 7% मिलता है, तो टिपिकली उससे 1% ज्यादा, लेट से आपने 8% की SWP कर दी एनुअली, तो आप ये मान के चल सकते हैं कि ओवर द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम ये प्रोडक्ट केपेबल है, इनमें पोटेंशियल होती है कि उससे भी कई ज्यादा रिटर्न ये निकाल के दे सके। राइट। तो होता क्या है कि आपने थोड़ा SWP के थ्रू हर महीने पैसा निकाला जिससे आपके एक्सपेंसेस पूरे हो गए, एंड होपफुली ओवर द लॉन्ग टर्म आपका कुछ कैपिटल गेन भी बिल्डअप हो जाएगा, तो आपका वेल्थ क्रिएशन भी हो जाएगा। तो हेंस इस तरह के प्रोडक्ट ना सिर्फ आपको SWP में मदद करते हैं, बट पोटेंशियली आपकी वेल्थ भी जनरेट कर सकते हैं। ओके ओके। तो अगर इन्वेस्टर इसमें SWP करता है तो क्या परसेंटेज आप सजेस्ट करेंगे, कितना परसेंट उसको SWP करना चाहिए? तो आई थिंक मेरे ख्याल से जैसे मैंने आपको बताया कि जो भी प्रिवेलिंग FD रेट है मार्केट के अंदर, तो अगर वो 6-7% है तो आप 1% ज्यादा निकाल लीजिए, 7-8% निकाल लीजिए, जो भी प्रिवेलिंग टैक्स। क्योंकि आप अभी देखिए, आप इसको एज एन ऑल्टरनेटिव यूज कर रहे हो कि भाई FD में डाल के मुझको 6-7% मिलता है, बहुत सेफ मिलता है। मतलब ऑब्वियसली FD को कंपेयर करना भी गलत होगा बिकॉज इट इज वेरी सेफ। यहाँ पे कुछ पैसे तो इक्विटी में डलता है तो थोड़ा वॉलेटाइल हो सकता है, बट आपको पता है कि ओवर द लॉन्ग टर्म, ठीक है, आई कैन इन्वेस्ट फॉर 5 ईयर 7 ईयर, तो ओवर द लॉन्ग टर्म यहाँ पे वेल्थ जनरेशन की पॉसिबिलिटी भी है। तो राइट। थोड़ी सी इन बिटवीन वॉलेटिलिटी चलेगी मुझको। तो आप क्या कीजिए, FD से मे बी 1% ज्यादा निकाल लीजिए। तो अगर आपको FD में 7% मिलता है, आप यहाँ से 8% निकालिए, आपको 1% ज्यादा भी मिल रहा है, प्लस बहुत ही टैक्स एफिशिएंट है। क्योंकि जैसे हमने डिस्कस किया कि जो भी गेन बनेगा, पहले तो जब आप पैसा निकालते हो उस पर गेन ही बहुत कम होता है, और पहला 1 लाख रुपए तो वैसे ही टैक्स फ्री होता है। उसके बाद भी अगर आपको हर साल कुछ भी गेन बचा तो बहुत ही माइनस का 10% आपको टैक्स देना है, एज कम्पेयर टू FD। अगर आप 30% टैक्स ब्रैकेट में, तो आपको पूरा पूरा टैक्स देना पड़ता। तो टू आंसर योर क्वेश्चन, whatever is the prevailing FD rate, I would suggest, this is my personal preference, कि मैं उससे 1% ज्यादा मुझे लगता है इज अ रीजनेबल नंबर। ओके ओके। सो थैंक यू सो मच मनोज जी, आपने सभी क्वेश्चंस के आंसर काफ़ी अच्छे से किए, और एक बार फिर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने एसेट प्लस के लिए टाइम निकाला। Thank you so much, Abhishek, and all the very best to Asset Plus team. You guys are doing fantastic job, and thank you so much for inviting me. Yeah, thank you sir, thank you so much.